Hello everyone. This is Pankaj. I welcome you all again on this platform. So today our guest is Dr. Prasant Rawat. तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे. So hello sir, how are you? Thank you so much. I am good. ओके सर. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को आपके बारे में थोड़ा जो आपके अचीवमेंट्स हैं. Actually, Dr. Prasant Rawat is working as an assistant professor in IIT Madras from 2021 and also he did his postdoctorate from Hunan University जो कि चाइना की एक वर्ल्ड की एक टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है. ओके सर, थोड़ा बता देता हूँ आपको इस वीडियो के बारे में. इस वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं या जो लोग रिसर्च में करियर बनाना चाहते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा गाइड मिले, थोड़ा सा कैसे उनको आगे चीजें करनी है उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज मिले. दिस इज द बेसिक मोटो बिहाइंड दिस वीडियो. ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपके इंट्रोडक्शन के साथ. तो प्लीज थोड़ा अपना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन बताइए, फिर हम मूव करते हैं प्लीज. So, my name is Dr. Prashant Rawat. Currently, I am working in Department of Aerospace Engineering at IIT Madras. और इसके पहले मैंने पोस्ट ऑफ किया है हुनान यूनिवर्सिटी से एंड विद स्पेशलाइजेशन इन बायो इंस्पायर्ड मटेरियल्स. एंड बिफोर दैट मैं एकेडमिक करियर की बात करूँ तो मैंने पीएचडी और मास्टर्स अपना आईएसएम धनबाद से किया है 2018 में. और मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई थी. देन 19 to 21 आई वेंट फॉर पोस्ट डॉक्टरेट. Before that, I was in mechanical engineering BTech at Rohilkhand University, Bareilly. So briefly, ये मेरा इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से शुरू हुई जर्नी अभी एरोस्पेस में चल रही है. राइट. ओके, तो सबसे पहले इतना अच्छा रिसर्च करियर और इस अचीवमेंट, इतनी अच्छी अचीवमेंट्स के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ. कितना इंस्पायरिंग आपका करियर है. तो कांग्रेचुलेशन सर फर्स्ट ऑफ ऑल. थैंक यू सो मच. ओके सर, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है सर कि रिसर्च में करियर बनाना, कब आपने सोचा कि रिसर्च में करियर बनाएंगे और इतना एज ए प्रोफेसर किसी भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में काम करेंगे, ऐसा कब सोचा आपने और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाया आपने प्लीज. सो रिसर्च में करियर बनाने का आइडिया मुझे मास्टर्स में आया था. सो हाउ इट स्टार्टेड इज इट्स लाइक कि everyone has a dream who is thinking about going for engineering to get admission in IIT. So in a similar way, I also started doing preparation for IIT JEE but didn't get success. और उसके बाद AIEEE के थ्रू मैंने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. एंड देन in third year when I came to know about this GATE examination, so I thought like that's a second opportunity to get into IIT. So उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन की और इन कंटिन्यूएशन फॉर्चुनेटली मेरा एडमिशन आईएसएम धनबाद में स्पेशलाइजेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में मास्टर्स के लिए हुआ. 2012 में मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया और 2012 to 14 फर्स्ट ईयर की कुछ बेसिक स्टडीज के बाद में आई स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च. सो उसी समय ये डिसाइड हुआ कि नहीं, रिसर्च इज माय थिंग एंड आई शुड डू इट इन अ कंटिन्यूअस मैनर एंड इट्स अ गुड आइडिया टू थिंक ऑफ लाइक बीइंग अ फैकल्टी इन सम गुड रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन. सो ये जर्नी वहां से ऐसे स्टार्ट हुई. ओके, तो जो लोग अभी पीएचडी नहीं कर रहे हैं, जो लोग अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ से मिला है कि इनको भी आईआईटी जेईई नहीं मिला था जब उन्होंने इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था. और अभी आईआईटी मद्रास जो कि अपने इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में एक है, उसमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हैं. तो थिंग्स कैसे चेंज होती है आप देख सकते हैं यहाँ से. ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मेरा ये है सर आपसे कि जैसे आपका जो पीएचडी था वो आईआईटी आईएसएम धनबाद से है, जो कि जो आप एज ए वर्क असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहे हो आईआईटी मद्रास में. तो क्वेश्चन सर ये है कि आपने पीएचडी करी है लोअर रैंक कॉलेज से और आप वर्क कर रहे हैं अच्छे रैंक वाले कॉलेज से. तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि लोअर रैंक कॉलेज से पीएचडी करके आप हायर रैंक में नहीं जा सकते. काफी लोग ऐसा सोचते हैं. मुझे नहीं पता कि ये सोचना सही है या फिर यह एक तरह से भ्रम है. तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपका क्या चीज है जो आपको आईआईटी मद्रास में एज ए वर्किंग प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा है वो लेके आया आपको इसमें आप प्लीज. सो आई बिलीव ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है. जो लोग भी ऐसा सोचते हैं
हाँ, कि रिलेटिवली लो रैंक कॉलेज से रिलेटिवली हाई रैंक कॉलेज में जाना इजी नहीं होता। हाँ, सो स्पेसिफिकली ऐसी कोई चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसका कारण है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आईआईटीज में नहीं हैं या ओके, एनआईटीज से अपनी रिसर्च कर रहे हैं, उनके पास भी इक्वल पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड के, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस में जाकर के एज अ रिसर्चर, एज अ फैकल्टी काम कर सकते हैं। ओके, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, आप क्या काम कर रहे हैं, आपका विजन क्या है और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ग्लोबल सिनेरियो में compete करने के लेवल के हैं, तो आई बिलीव ये चीजें मैटर नहीं करती कि आपको कहाँ जाना है या आपकी जर्नी कहाँ तक जा सकती है। तो ये सोचना एक, मतलब मेरे समझ से ठीक आइडिया नहीं है कि आपको कहाँ जाना है या मैं अभी कहाँ पर हूँ, और नेक्स्ट स्टेप तो ऊपर ही होता है, आई गेस। यस, एग्जैक्टली अंडरस्टैंड सर। तो बेसिकली ये बोला जा सकता है कि आपने कैसा रिसर्च किया है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, राइट? यस, यस, ऑफ कोर्स। ओके, ओके, ओके। सो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन सर वो मेरा ये है कि जैसे मैंने आपका रिसर्च करियर देखा कि आपने पीएचडी विद इन 3.5 ईयर में ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स 3 साल 3.5 साल के अंदर नहीं कर पाते हैं, और 5 साल या उससे ज्यादा 6 साल 7 साल भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने कैसे टेक ओवर करी, कैसे आपने इस चीजों को हैंडल किया, कैसे आपने अप्रोच करी, है ना, कि पीएचडी को इस तरह से करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपने मतलब करी कि आपने अच्छे से पीएचडी अपना रिसर्च करियर आपने बिल्ड किया, प्लीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीएचडी के साथ में जो सबसे क्रिटिकल और डिफिकल्ट पार्ट होता है, वो पार्ट है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने का। एग्जैक्टली। सारा का सारा टाइम वेस्ट या कहें कि टाइम टेकिंग प्रोसेस जो है, it is related to defining your problem and identifying that how are you going to solve that problem particularly. Okay, तो पीएचडी लेते टाइम मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था। मैंने मास्टर्स का प्रोजेक्ट और पीएचडी का प्रोजेक्ट दोनों अलग डिफरेंट डायरेक्शन में किया। मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट जो था वो कोडिंग बेस्ड था, कुछ अलग था, लेकिन वहां से मुझे ये आइडिया तो क्लियर हो गया कि मुझे जो भी काम पीएचडी में कंटिन्यू करना है, इट शुड बी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। उसके बाद जब ये चीज क्लियर हो जाती है, तो किस फील्ड में काम करना है और किस तरह का काम करना है, ये आप सुपरवाइजर के साथ में पहले ही कंसल्ट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर वर्क। फिर उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। और शुरू के 3 सालों में मैं बिलीव करता हूं कि बिल्कुल भी रिलैक्स मोड में नहीं जाना चाहिए। लोगों का ये होता है, अभी आज के टाइम में मैं जो देखता हूँ या फिर मतलब जो लोग मेरे से डिस्कस करते हैं, मेजर प्रॉब्लम थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि कोर्स वर्क थोड़ा सा इंटेंस होता है किसी भी आईआईटीज में या अच्छे इंस्टीट्यूशन में। देन उसके बाद क्या होता है कि कोर्स वर्क के बाद चीजें थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, वो माहौल में ढल जाते हैं और प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा सा समय जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है कि अपने सीनियर्स के साथ में कंसल्ट करते हुए आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आप अपने एक्सपेरिमेंट में या जो भी काम कर रहे हो उसमें फंस कहाँ सकते हो। ओके, अगर ये चीजें आपको क्लियर हैं, तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ में मेरे सीनियर्स, आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज देम, डॉक्टर नंद किशोर सिंह एंड डॉक्टर संतोष सर इज देयर, और उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गाइडेंस दिया फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माय पीएचडी। तो माय ऑब्जेक्टिव वाज वेरी क्लियर, क्योंकि पीएचडी इज लाइक, once you will have some publication based on your research problem, based on those publication you can go for your thesis. So step 1 रिसर्च करनी है, step 2 उसको डॉक्यूमेंट करके पब्लिश करना है, step 3 you can go for your submission. So अगर ये 3 चीजें क्लियर हैं और आपको पता है कि कब कहाँ पर कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, सो जर्नी रिलेटिवली इजी हो जाती है। और शुरू में फोकस करना मैंने बताया बहुत जरूरी है। तो जब तक चीजें एग्जीक्यूट ना होने लगे, तब तक आई बिलीव कि आई यूज टू लाइक सजेस्ट कि रिलैक्स मोड में जाना अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ओके सर, अभी इसी पॉइंट को लेकर मेरे पास 2 क्वेश्चन और आए हैं मेरे दिमाग में। फर्स्ट क्वेश्चन तो जैसे कि आपने बताया कि आपने मास्टर्स किया, देन आपने पीएचडी किया, तो आपके पास दोनों डिफरेंट चीजें थी। तो आपने किस टाइम पे डिसाइड किया कि मेरे को पीएचडी मतलब मास्टर्स के एट द एंड ऑफ मास्टर या आफ्टर जॉइनिंग पीएचडी आपने डिसाइड किया कि मेरे को इस प्रॉब्लम को आगे जाके सॉल्व करना है या रिसर्च करना है ना? दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि आपका जो गाइडेंस था, तो वो आपको किस समय पे मिला, कि पीएचडी के एंटर होते ही मिला या फिर पीएचडी आपने रिसर्च को स्टार्ट किया तब मिला? तो ये प्लीज बताइए।
तो लाइक पीएचडी स्टार्टिंग में मेरे जो सुपरवाइजर हैं डॉक्टर के सिंह सर, उनकी लैब का कल्चर बहुत अच्छा है और इस मायने में मेरे को बहुत हेल्प मिली क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही पीएचडी में अपने जो सीनियर थे जिनके काम को मैंने कंटिन्यू किया उनके साथ में काफी सारा डिस्कशन किया. सो आई कैन से कि द गाइडेंस वॉट एवर आई गॉट स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माई लैब स्टार्टिंग डेज. तो वहां से मुझे गाइडेंस मिला और सपोर्ट भी मिला. तो आई बिलीव ये चीजें ऐसी रही. ओके सर, एक पॉइंट आपने और बोला था कि मेरे को एक्सपेरिमेंटल करना है, आज आपने बताया, ठीक है. जैसे आप बात करें पर्टिकुलरली मैकेनिकल की, जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल के हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, इसमें पब्लिकेशन नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. जो लोग स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए बात. कुछ लोग कहते हैं कि कोडिंग नहीं करनी चाहिए, वहां पे स्टक हो जाती है चीजें. तो आपके अकॉर्डिंग क्या सोचना चाहिए इन चीजों के बारे में, कैसे सोचना चाहिए? सो स्पेशली वो लोग जो लोग मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स थीसिस से उन्हें एक अच्छा आइडिया होता है रिसर्च फील्ड का. ओके, जो लोग डायरेक्ट पीएचडी में आते हैं बीटेक के बाद में, उनको रिलेटिवली कम आइडिया होता है रिसर्च का. तो उन लोगों को टाइम लग सकता है. बट मास्टर्स लेवल पर अगर आपको दो चीजें स्ट्राइक करती हैं, पहली ये कि आई विल कंटिन्यू माय रिसर्च एंड आई शुड गो फॉर पीएचडी, और दूसरी ये कि पीएचडी में जाना है तो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि किस तरह का काम करना है. क्योंकि यू हैव गुड आइडिया ऑफ रिसर्च ना, आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लिया मास्टर्स में, उसको सॉल्व किया और थीसिस लिखी. सो ये दो चीजें को क्लियर करने के बाद जो लोग सोचते हैं कि मुझे इसमें जाना है या इसमें जाना है, और प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आपको टाइम टू टाइम पीएचडी में या रिसर्च में मिलेंगे. मुझे आज भी चैलेंजेस मिलते हैं. मैं अभी कोई भी प्रॉब्लम शुरू करता हूँ उतना ही स्टक फील करता हूँ जितना कोई नया स्कॉलर किसी नए फील्ड में स्टक फील करता है. सो बट द थिंग इज कि अगर हम नई प्रॉब्लम्स को बीइंग अ इंजीनियर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो हम कुछ नई चीजों को डिस्कवर ही नहीं कर सकते. सो इट्स ऑल अबाउट कि फेज है, पार हो जाएगा. और जो लोग ये सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आई बिलीव कि उन लोगों को थोड़ा सा उन लोगों से मिलना चाहिए जो लोग उस पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम से डील कर चुके हैं. इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू देम. यस. ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया इससे रिलेटेड कि जैसे कि मोस्ट ऑफ आईआईटीज की मैं बात करूं तो जो रिसर्च स्कॉलर जब स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, तो कोर्स वर्क काफी इंटेंस होता है. और मोस्ट ऑफ जैसे रिसर्च स्कॉलर्स मैंने बात किया, जो मेरे जूनियर हैं या जो मेरे सीनियर हैं, उनसे मैंने जो बात किया तो बोलते हैं कि रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि 10-10 कोर्स करना विद इन 1 ईयर और अपनी फील्ड से ना करना, तो वो इस चीज को लेकर गुस्से में रहते हैं. मतलब कि हम रिसर्च वर्क इतना कोर्स वर्क इतना क्यों कर रहे हैं. तो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, इसके बारे में प्लीज. एक्चुअली में लॉन्ग टर्म जर्नी जिसने भी अपनी प्लान करी है और रिसर्च में स्पेशली प्लान करी है, सो आई बिलीव कि आप एक ही तरीके का काम करते हुए नहीं रह सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, ऑल राइट. सो मे बी ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ माई पीएचडी मेरे को ऐसा लग सकता है कि किसी तरीके का स्पेशल कैरेक्टराइजेशन, फॉर एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, किसी तरीके की कोडिंग है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है. इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके लिए कभी यूजफुल नहीं होंगे. नाउ आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड. आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ 5 स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, 5 लोग पीएचडी कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, 5 लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं. तो अगर मुझे 5 डिफरेंट फील्ड्स का आइडिया नहीं है, तो हाउ कैन आई डील विद डिफरेंट प्रॉब्लम्स. तो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में, उसको थोड़ा सा ऐसे लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हर चीज काम आती है. इवन डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करना आज के कॉम्पिटिटिव रिसर्च एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और कुछ नया करने के लिए आपको, कहते हैं ना आजकल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है, क्योंकि आज सब कुछ कनेक्टेड है. आज की डेट में आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इंजन पर या इंजन के स्पेसिफिक पार्ट पर काम करते हुए जिंदगी भर रिसर्च नहीं कर सकते. इट्स अ कॉम्पिटिटिव टाइम. तो ऐसा है मेरी समझ. जैसे मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल के साथ, इलेक्ट्रिकल को सीएस के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी एक अच्छी रिसर्च होना पड़ेगा. राइट.
ओके सर, एग्जैक्ट। बहुत अच्छा लगा आपसे इन सब बातों के बारे में बात करके। अभी जो हमारा वीडियो का मेन कंटेंट है जो कि पोस्ट डॉक्टरेट है ना, उसकी तरफ मूव करते हैं। तो सर सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग फॉर टू लाइक उसके उस टाइम पे उन लोगों को सर्च करना चाहिए अपनी पोस्ट डॉक्टरेट की वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, किस इंस्टीट्यूट में उनको पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहिए, इस बारे में प्लीज। रियली इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। और ज्यादातर लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये नहीं लगता कि मैं किस समय पोस्ट डॉक के लिए जाऊं या प्रोफेसर्स को या ग्रुप्स को अप्रोच करूं। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि पीएचडी और पोस्ट डॉक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पोस्ट डॉक में आपको टाइम मिलता है सारी चीजों को डिसॉल्व करने का जो चीजें आपने पीएचडी के ड्यूरेशन में सीखी है। ओके, सो अगर आपको पोस्ट डॉक के बारे में प्लानिंग करनी है, सो आई बिलीव कि वो जिस दिन आपके अक्रॉस पहला रिसर्च आर्टिकल आया उस दिन से स्टार्ट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो कि सिमिलर प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं या सिमिलर रिसर्च डोमेन में काम कर रहे होते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए कि उन लोगों को प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए अपने पास। ओके, क्योंकि किसी ना किसी दिन वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। थ्रू आउट योर पीएचडी यू गो अक्रॉस लाइक थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, और थाउजेंड ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स में आपके 20 से 50 रिसर्च ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लोग, कोई बड़ा प्रोफेसर, उसका स्कॉलर जो कि आज सेटल है, एस्टेब्लिश्ड है। सो उन लोगों को आप शुरू से फॉलो करके एक अच्छा आइडिया डेवलप कर सकते हैं कि रिसर्च को किस तरह से बढ़ाते हैं। और आई हैव अ वेरी गुड इंटरेस्ट टू फॉलो लाइक सक्सेसफुल रिसर्चर्स कि मैं फॉर एग्जाम्पल उनका 1980 का पेपर देखता हूँ या 1990 का पेपर देखता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पर क्या काम किया था, कितना बेसिक था, और आज की डेट में वो बहुत ही एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं। सो ये चीजें उसी समय से डॉक्यूमेंट करनी चाहिए। और व्हाट इज द करेक्ट टाइम? सो करेक्ट टाइम वो होता है जिस समय आपको लगता है नाउ माय पीएचडी इज सिक्योर्ड। हर एक के लाइफ में ये फेज आता है जब उसका पब्लिकेशन पहला या दूसरा पब्लिश हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होती है और उसे लगने लगता है कि नाउ आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग और स्टार्ट वर्किंग ऑन माय थीसिस। ओके, सो उस समय आपके पास एटलीस्ट 1 साल रहता है मिनिमम, जब आपका प्री सबमिशन स्टार्ट हो या फिर आप अपनी थीसिस को सबमिट करने जाएं, तो वो 1 साल बहुत ही क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट होता है। उस समय में आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकाल के उन रिसर्च ग्रुप को अप्रोच करना चाहिए। आप मेल करिए और उनसे पूछिए अगर उनके पास कोई फंडिंग है या उनके पास कोई पोजीशन अवेलेबल है। ऑन द सेम टाइम आप जो फेलोशिप्स आती हैं ग्लोबली पोस्ट डॉक के लिए, बहुत सारी फेलोशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी फेलोशिप या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत सारी फेलोशिप्स हैं, उनमें जाकर के प्रोफेसर्स को कांटेक्ट करिए। दे विल गाइड यू टू आइडेंटिफाई सम न्यू प्रॉब्लम और सम एडवांस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन योर पीएचडी टॉपिक। ओके, सो दैट इज द एग्जैक्ट राइट टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पोस्ट डॉक एडमिशन। यस सर श्योर। ओके, तो सर एक डाउट और होता है स्टूडेंट्स का, जो नए स्कॉलर होते हैं, नए रिसर्च स्कॉलर होते हैं, वो ये अक्सर पूछते हैं कि पोस्ट डॉक इज अ काइंड ऑफ डिग्री और इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, व्हाट इज दिस एक्चुअली? तो आगे मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा पोस्ट डॉक्टरेट के बारे में जानना चाहता हूं फॉर हमारे जो नए रिसर्चर है उनके लिए। ओके, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसर्च की ओवरऑल जर्नी है, मैं 3 पार्ट्स में डिफाइन करता हूँ। पहला पार्ट होता है जब आप मास्टर्स थीसिस पे काम करते हैं। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाता है रिसर्च का। 1 साल आप रिसर्च करते हो इन इंडिया, कुछ कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट टाइम 2 साल का भी होता है। तो आपको 1 या 2 साल में अच्छा आइडिया हो जाता है रिसर्च का, और दैट टाइम यू कैन डिसाइड दिस इज माई थिंग और नॉट। अगर नहीं तो यू शुड नॉट प्रोसीड फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, और उसके बाद जो पीएचडी है, पीएचडी में आप एक प्रॉब्लम लेते हो। रिसर्च स्टार्टिंग में आप जो है लिटरेचर सर्वे करते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, उस प्रॉब्लम को प्लान करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो और सॉल्व करते हो। ओके, सो दैट इज द लेवल 2। फाइनल फेज में क्या होता है, आपको डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट डोमेन्स को एक्सप्लोर करना होता है और रिसर्च में अपने पैर जमाने होते हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट डॉक। सो पहले मैं क्लियर कर दूं कि पोस्ट डॉक इज नॉट अ एकेडमिक डिग्री एज पर इंडियन लॉज, इट इज अ रिसर्च एक्सपीरियंस।
ओके। ओके तो कुछ कंट्रीज में हो सकता है इसको डिग्री की तरह लेते हो, जैसे मैं चाइना में गया तो दे यूज्ड टू गिव यू अ सर्टिफिकेट लाइक अ एकेडमिक डिग्री। ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो एक एकेडमिक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ओके तो बट ग्लोबली ये रिसर्च एक्सपीरियंस में काउंट होता है, एंड whenever you will go for some assistant professorship or some other level research or academic related job, it will be counted as your research experience, means professional experience. all right, so चीजें ऐसे काम करती हैं, और पोस्ट डॉक प्योरली रिसर्च एक्सपीरियंस या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर होता है। एग्जैक्टली सर। ओके, तो सर जैसे आपने बताया व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग और हाउ टू सर्च, हम कैसे अपनी पोस्ट पोजीशन को सर्च करें। अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, वो कौन सी चीजें हैं जो एक रिसर्चर के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके सिलेक्शन के चांस हो जाए, अच्छे खासे सिलेक्शन के चांस हो जाए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने बताया कि पोस्ट डॉक में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव कि आप डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स को देखते हो, कई सारे डोमेन को एक्सप्लोर करते हो। सो बीइंग अ रिसर्चर एट द टाइम ऑफ पीएचडी, आई बिलीव कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करने के साथ साथ आपको उसके रिलेटेड फील्ड्स को भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। Okay. ठीक है, कि अगर आप आगे जाते हो या आपके फील्ड से, आपकी पर्टिकुलर रिसर्च से किस तरीके की और चीजें एसोसिएटेड हैं। सो दिस इज द मेन आंसर आई कैन से। ओके ओके सर। सो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक कुछ रिसर्च स्कॉलर्स का ये भी डाउट होता है कि उनका जो पब्लिकेशन है ना, तो उसमें वो मेन ऑथर है या फिर मल्टीपल ऑथर्स है ना, तो इस तरह की बातें भी कुछ चीज रोल प्ले करती हैं व्हाइल इंटरव्यू ऑफ पोस्टडॉक, कि आपके कैसे रिसर्च आर्टिकल्स हैं, बेसिकली क्वेश्चन इज दिस। हाँ, सो रिसर्च आर्टिकल में जहां तक मेरा आइडिया है, पीएचडी में जो एससीआई आर्टिकल्स की स्पेसिफिकली बात होती है। सो अगर आप मल्टीपल रिसर्च ग्रुप के साथ में पेपर पब्लिश कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सम ग्रुप इज वर्किंग इन चाइना, सम ग्रुप इज वर्किंग इन यूएसए, सम ग्रुप इज वर्किंग इन इंडिया, सो वहां पर क्या होता है, रोल ऑफ फर्स्ट ऑथर एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर इज इक्वल। ठीक है, नॉर्मली फर्स्ट ऑथर से जो मेरा समझना है या मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये होता है कि वर्क का एग्जीक्यूशन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के थ्रू किया गया है। किसी भी वर्क की प्लानिंग बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट एक मेजर पार्ट का एग्जीक्यूशन कोई एक बंदा या कोई एक रिसर्च स्कॉलर या रिसर्च एसोसिएट ही करता है। ठीक है, तो नॉर्मली इट इज अ वेल एक्सेप्टेड फैक्ट कि जो पहला या दूसरा ऑथर है, या अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो वो दोनों लोगों ने मेन काम किया है। ओके, सुपरविजन इज कंसीडर्ड एज को ऑथरशिप, सॉरी करस्पॉन्डिंग ऑथरशिप। ओके, सो उनके दिमाग में जो लोग मल्टीपल ग्रुप्स के साथ काम कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव, बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम की जब बात आती है तो वहां रोल ऑफ ऑथर या को ऑथरशिप मैटर भी नहीं करता। लेकिन हाँ, जब एक अच्छा एक पर्टिकुलर ग्रुप का पब्लिकेशन है, तो वहां पर फर्स्ट ऑथर एंड करस्पॉन्डिंग ऑथर दोनों का रोल इक्वली काउंट होता है। एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड द आंसर सर। ओके सर, तो ये हमने बात करी है कि एक जनरल पोस्टडॉक के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं आपके एक्सपीरियंस के, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के, आपने कैसे हुमायूं यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और कैसा आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीजें आपने चेक करी, मतलब हैंडल करी वहाँ पे, प्लीज उनके बारे में बताइए। सो मेरी जर्नी, मैंने जब जैसा कि मैंने बताया, व्हेन आई थॉट कि अब मेरा काम पीएचडी का कंप्लीट हो रहा है, देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, different professors. So in the same series, I found one professor who was working in similar problem, experimental work along with FRP kind of composite materials. तो मैंने कई सारे लोगों को अप्रोच किया, ईमेल्स लिखे। सो जो मेरे पोस्ट डॉक के सुपरवाइजर हैं प्रोफेसर जू, उनको भी मैंने मेल लिखा, एंड मुझे बहुत सारे प्रोफेसर्स ने रिप्लाई भी किया। सब लोग नहीं करते हैं, तो डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 मेल किए हैं तो हो सकता है 80 लोग आपको रिस्पॉन्स भी ना करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इट्स अ फैक्ट। ओके, तो जब मुझे प्रोफेसर ने रिप्लाई किया, और मुझे कई लोगों ने रिप्लाई किया था, लेकिन कई लोगों के साथ में फंडिंग नहीं थी, कई लोगों का ये था कि कुछ टाइम आकर के काम कर लो, फिर वी विल प्रोवाइड यू फंडिंग। सो इस तरीके की सिचुएशन सारी होती हैं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं किसी भी एक एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में जाऊं, और मैंने जो भी काम किया है उसको और एक अदर लेवल पर ले जाकर के रिसर्च को स्टार्ट करूं।
सो प्रोफेसर जू के साथ फिर जब मेरा प्रॉब्लम का डिस्कशन हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बायोमिमेटिक्स पूरा कंप्लीटली एक नया फील्ड है, उसको एक्सप्लोर करूंगा, और उसमें मेरा जो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज था एफआरपी या फैब्रिकेशन या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस, इसको भी मुझे फुल्ली यूज करने का चांस मिला। तो दैट्स हाउ आई ज्वाइन हुनान यूनिवर्सिटी। और हुनान यूनिवर्सिटी में मुझे यूनिवर्सिटी फेलोशिप ऑफर की गई। और इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू दो तरीके से होता है नॉर्मली, नॉट इन हुनान यूनिवर्सिटी, आई बिलीव हर जगह पे। एक आपका सुपरवाइजर जो है, कोर्स सुपरवाइजर, वो आपसे इंटरेक्शन राउंड की तरह बात करके या आइडेंटिफिकेशन या प्राइमरी लेवल की शॉर्टलिस्टिंग कर लेता है। उसके बाद में एक कोर कमेटी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी में, जो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेती है और फिर उसके बेसिस पे, परफॉर्मेंस बेसिस पे आपको डिसाइड करके बताती है कि आपको फेलोशिप दी जा रही है या नहीं दी जा रही है। दैट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर। सो सर, जैसे मैं बात करूँ इंटरव्यू की, मैं थोड़ा सा बात करूँ कि जो इंटरव्यू होते हैं बेसिकली, तो एक काइंड ऑफ, जैसे हमारे पीएचडी सिलेक्शन के लिए जो इंटरव्यू होता है, एक काइंड ऑफ एकेडमिक ग्रुप ऑफ एकेडमिक प्रोफेसर का होता है, वो लोग आपको जज करते हैं, देन आपका सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे एक सुपरवाइजर आपको आपके साथ इंटरेक्शन करता है, इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट इंटरव्यू, राइट? सो इंटरेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सुपरवाइजर आपसे अगर वन ऑन वन बात कर रहा है, तो वो कोशिश ये करता है समझने की कि पीएचडी में आप किस तरह का काम कर रहे हो, किस तरीके की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, और आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, बेसिकली ये जज करते हैं। और फिर जो फाइनल लेवल का या कमिटी या फिर ग्रुप लेवल के इंटरव्यूज होते हैं, जिसमें प्रॉपर एक टीम होती है, 2 4 5 प्रोफेसर की, या फर्दर यूनिवर्सिटी ग्रुप के भी कुछ स्कॉलर्स भी बैठ सकते हैं, उसमें उस समय तक उनको आपके बारे में पता होता है। सो आपको नॉर्मली वो बोलते हैं कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी रिसर्च आपने अभी तक की हुई है, उसके बारे में एक प्रेजेंटेशन दीजिए। और आपका प्रेजेंटेशन वो देखते हैं और उसी बेसिस पे आपसे जो भी प्रॉब्लम्स वो पूछ सकते हैं, या जो उनको डाउट्स होते हैं कि ओके दिस इज हैपनिंग, सो व्हाट डू यू थिंक, आगे जाके इसके बारे में क्या कर सकते हैं, या तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, या डोंट यू थिंक देयर आर सम लाइक इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल इन द वर्क वट एवर यू आर डीलिंग विद। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। और कुछ फंडामेंटल जो आपका कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्टिव नॉलेज है, उसको भी चेक कर सकते हैं एक दो क्वेश्चंस के थ्रू। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये ओवरऑल सिनेरियो था, क्या होता है। सो ओके सर, सो एक जनरल डाउट है रिसर्च स्कॉलर्स का बेसिकली, वो ये है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ पोस्ट डॉक्टरेट, कि कितने सालों का मतलब ये कोर्स है, या फिर हम कितने सालों तक एक पोस्ट डॉक्टरेट को हमें करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा डाउट है मोस्ट ऑफ स्कॉलर्स का। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि एक हमें पोस्ट डॉक्टरेट को किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए, कितने समय के लिए लेके जाना चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है, ये सच में बहुत ही ज्यादा लोगों का कंफ्यूजन होता है। और यहाँ से मैं दो तरीके से आंसर करूंगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पीएचडी के बाद अपना करियर रिसर्च फील्ड में बनाना चाहते हैं, किसी आरएनडी सेक्टर में जाकर के वहां पर रिसर्च बेस्ड काम करना चाहते हैं। सो उनके लिए तो ये है कि पोस्ट डॉक्टरेट, अगर 2 या 3 मल्टीपल पोस्ट डॉक्टरेट उन्होंने किए हुए हैं, तो वो नॉर्मली उनके लिए करियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 साल काम करने के बाद भी वो किसी आरएनडी सेक्टर में इजीली स्विच कर लेते हैं। बट स्पेशली जिनको एकेडमिक करियर अपना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में बनाना है एज अ फैकल्टी, तो उनके लिए नॉर्मली ग्लोबली एक्सेप्टेड क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया है, वो 35 ईयर्स है। ओके, नॉर्मल सिनेरियो में इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। तो उनको इस चीज का ख्याल रखते हुए पोस्ट डॉक करना चाहिए कि they can give some efforts towards this permanent position or some faculty position, जिसमें वो कि हमेशा लगे रहना चाहते हैं या उसमें काम करना चाहते हैं एक एसोसिएट पोजीशन के साथ। ठीक है, तो पोस्ट डॉक्टरेट नॉर्मली 2 साल का, आई बिलीव, मतलब आपके लिए सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा देता है कि आपको किस तरीके से बड़े बड़े ग्रुप्स में रिसर्च की जाती है, क्या प्लानिंग होती है, और इंडिपेंडेंट रिसर्चर की जो फीलिंग होती है 2 सालों में डेवलप हो सकती है। बाकी के रिपीटेड पोस्ट डॉक्स जो हैं, वो आपको एडिशनल नॉलेज या एडिशन एक्सप्लोर सिनेरियो देते हैं, जिसको आप कर लेते हो टाइम टू टाइम। और आई बिलीव जिनको अपना एकेडमिक करियर एज अ फैकल्टी बनाना है, ठीक है, उनको एज फैक्टर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और
पीएचडी करते करते अगर 30 साल हुए हैं तो आई सजेस्ट टू गो फॉर 2 years और 3 years ऑफ पोस्ट डॉक, 2+1, नॉट मोर देन दैट। अदरवाइज आप पोस्ट डॉक कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट डॉक डिफरेंट ग्रुप्स के साथ, नो प्रॉब्लम। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है फ्यूचर में, राइट? एग्जैक्टली। ओके। ओके सर, इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और है कि जैसे आपने बताया कि 2 या 3 साल के लिए आप पोस्ट डॉक्टरेट कर सकते हो, तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग टू सर्च कि हमें परमानेंट सेटलमेंट करना है अभी लाइफ में, अभी फ्यूचर में? जैसे अगर जो लोग एकेडमिक से जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज द करेक्ट टाइमिंग टू सर्च आउट फॉर लाइक परमानेंट सेटलमेंट जॉब इन ग्लोबली इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स? तो जैसा मैंने बताया था कि पीएचडी में करेक्ट टाइम होता है, एक समय आपको ऐसा एहसास होता है कि पीएचडी सिक्योर हो गई। राइट। सो वैसे ही पोस्ट डॉक में क्या होता है कि आपको चीजें शुरू से शुरू नहीं करनी होती है। नॉर्मली आपको आपका रोल पता होता है, आपका प्रोजेक्ट भी पूरी तरीके से समझ में आ चुका होता है। एट द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर पोस्ट डॉक फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको पता होता है। तो उसमें भी होता है कि जब अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हो रही है, 1 साल 1.5 साल आप टाइम स्पेंड करें और नॉर्मली उसके बाद आपको अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिया में अपना करियर बना रहा है या अब्रॉड भी बना रहा है, तो आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनी में जाती है और शॉर्टलिस्टिंग होती है कैंडिडेट्स की, सो इट मे टेक अप टू 6 months और मोर देन दैट। ठीक है, तो आई बिलीव आफ्टर 1.5 year ऑफ योर पोस्ट डॉक you should start working on your like permanent position. ओके सर, अभी एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आया है कि जैसे आईआईटीज में क्या होता है, मोस्टली सबके माइंड नॉलेज कि पीएचडी के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि आपके पास रिसर्च आर्टिकल होने चाहिए इस जर्नल में, Q1 में, Q2 में, ऐसे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। तो ऐसा क्राइटेरिया कुछ पोस्ट डॉक्टरेट में भी होता है कि यू हैव टू पब्लिश आर्टिकल्स या आपको ये चीज करनी होगी, देन यू विल आपको पोस्ट डॉक्टरेट आपका फिनिश होगा, ऐसा कुछ होता है? पोस्ट डॉक में एक्चुअली डिपेंड करता है कि आप किस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। और अगर आपको किसी तरीके की फेलोशिप अवार्ड हुई है तो फेलोशिप में आपकी पब्लिकेशन रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं उनको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर है तो आपको वर्क करना होगा, आपको उतना पब्लिकेशन देना होगा ड्यूरिंग योर पोस्ट डॉक्टरेट, और अगर नहीं है तो इट्स ऑल लाइक फ्लेक्सिबल। Totally depend upon you and your supervisor. Yes, of course. Any institution who is providing you fellowship. ओके सर, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ मीटिंग मैं कुछ चीजें और पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर मैं बात करूं पर्सनली आपकी, तो आपकी वहाँ पे चाइना में वहाँ यूनिवर्सिटी में कितनी सैलरी थी आपका और एक्सपेंसेस कितने थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे प्लीज। सो चाइना में मुझे जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था हुनान यूनिवर्सिटी के साथ में, वो टोटल 4,60,000 युआन्स का था। मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 2 सालों के लिए मुझे इंडियन करेंसी में लगभग 50 लाख के आसपास ओके एक कैप सेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ग्रुप सब्सिडी मिलती थी और मेरा हाउसिंग अलाउंसेस मुझे हुनान यूनिवर्सिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस हुनान यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी। सो मोर और लेस मुझे एक महीने में लगभग 20 से 22 हजार युआन मिल जाते थे। और एक्सपेंसेस की बात करें तो 3-4 हजार युआन जो है सफिशिएंट होता है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो इससे ज्यादा नहीं। इन चाइना के किसी भी बड़े से बड़े शहर में आई बिलीव 5,000 युआन बहुत ज्यादा होता है। 5,000 yuan exactly equal to what? How many INR? Nearly 50,000 or 51,000 something like that. ओके। तो अपार्ट फ्रॉम रिसर्च एक क्वेश्चन मेरा ये है कि चाइना में एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, कितना आपने एंजॉय किया, क्या किया 2 साल? चाइना में मैंने 2 साल काम किया और पहला साल मेरा बहुत अच्छा था। मैंने बहुत ही ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर किया, एक डिफरेंट कल्चर, फूड, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा है। एंड फॉर्चुनेटली आई वाज वर्किंग इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट देयर, सो आई गॉट a chance to explore different fields related to civil engineering and mechanical, और उसके बेसिस पर हमने काफी एंजॉय किया। और मेरा जो सेकेंड ईयर था वो पूरा कोविड फेज था, सो सेकेंड ईयर में कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इन द मीन टाइम मैंने कुछ उनके शहर भी देखे, घूमे। फॉर एग्जाम्पल मैं बीजिंग भी गया, तो इट इज रियली गुड टू बी देयर। एक मेरा क्यूरियोसिटी है कि एक जनरल क्वेश्चन होता है कि चाइना में थोड़ा ऑपरेस करते हैं, चीजों को दबा के रखते हैं, चीजों को मीडिया में बाहर नहीं आने देते हैं, तो ऐसा सच में होता है कि इट्स नॉर्मल एवरीथिंग?
मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। Okay, मुझे okay. ऐसा कभी कुछ हाँ, एक्सपीरियंस नहीं रहा। okay. Anyway, it's not a relevant question. Okay. ओके सर, तो एट द एंड अभी ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, हमने पोस्ट जॉब पीएचडी सबके रिलेटेड पूछ लिए। तो अभी मैं बात करूंगा आपकी ड्रीम जॉब जो आप जॉब कर रहे हैं आईआईटी मद्रास में एज असिस्टेंट यस प्रोफेसर, सर। आई थिंक फ्रॉम 2021 से। तो इस जॉब के बारे में थोड़ा बताइए, आपको जब सिलेक्शन हुआ तो कैसा आपको लगा और कैसे आपको सिलेक्शन हुआ ये वाली job? हाँ, सो मैंने जैसा कि आपको बताया, पोस्ट डॉक के फाइनल फेज में मैंने अलग अलग आईआईटीज में अप्लाई करना शुरू कर दिया था, और कोविड अपने पीक पर था, सो शॉर्ट लिस्टिंग थोड़ा सा डिले थी। फॉर्चुनेटली मैं इंडिया मार्च में आया, बिफोर दिस सेकेंड वेव, और मार्च 2021 में मैं आया इंडिया। और उस समय मैंने आईआईटी मद्रास में अप्लाई नहीं किया था। आई बिलीव आईआईटी मद्रास में मैंने अप्रैल में अप्लाई किया। Okay. और मैंने 2 महीने के लिए लखनऊ में भी एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका यूनिवर्सिटी में एक सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज का सेंटर है। इट्स अ गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो वहां पर 2 महीने के लिए मैंने पढ़ाया भी था, मेरा सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद आईआईटी मद्रास से मेरी कॉल आई। सो बेसिकली सारे आईआईटीज में मुझे लगता है 3 स्टेप्स होते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। पहला स्टेप होता है आपकी सीवी का जो स्क्रीनिंग प्रोसेस है। डिपार्टमेंटल लेवल पे आपकी सीवी की स्क्रीनिंग होती है। उसके बाद आपका डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन होता है, जो कि आपको अपना सारा ओवरऑल रिसर्च का वर्क और टीचिंग का जो भी आपको एक तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो आपका विजन है उसको एक्सप्लेन करना होता है। वो कंबाइंडली हो सकते हैं या 2 अलग अलग फेज में हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च प्रेजेंटेशन अलग हो जाए, और टीचिंग के लिए प्रेजेंटेशन या उसका जो आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं वो अलग हो जाए। उसके लिए पैनल होता है, पहला डिपार्टमेंटल लेवल का। सो स्टेप 2 में आपकी स्क्रीनिंग डिपार्टमेंट लेवल पे हो जाती है। और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो फाइनल फेज में आपको इंस्टीट्यूट लेवल पर कॉल की जाती है, जो डायरेक्टर लेवल का इंटरव्यू है। और वो इंटरव्यू होने के बाद अगर सब कुछ ठीक जाता है देन यू कैन ज्वाइन। यस सर। तो मतलब आपका जो रिसर्च करियर है काफी हो सकता है स्मूथ था या फिर काफी अड़चने थी? आई बिलीव ये स्मूथ था, स्मूथ था या एकदम काफी से। स्मूथ रहा अभी तक, हाँ। क्योंकि मैंने कोई गैप नहीं लिया, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे, और फॉर्चुनेटली आई एम वर्किंग एट आईआईटी मद्रास, सो काफी स्मूथ रहा। ओके, सो सर बहुत मोटिवेशन मिला है आपसे बात करके, और आपका सच में आपका रिसर्च करियर बहुत इंस्पायरिंग है। और आई होप कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी काफी इंस्पायर करेगा आपका करियर। और एट द एंड में यही बोलूंगा कि आई बिलीव कि बहुत आई फील सो प्राउड कि आपसे बात करी मैंने और आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेके आया। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइन मी। और हम मेरे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ ये सब शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। सो थैंक यू पंकज। सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी बातें की और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने काफी टाइम बाद सारी चीजों को रिकॉल किया। तो थैंक्स अलॉट टू यू, योर चैनल, कि मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपनी चीजों को शेयर कर सका, और मे भी कई सारे लोगों को ये मोटिवेट कर सकती हैं या उनकी जर्नी में हेल्प कर सकती हैं। और एट लास्ट मैं लोगों को जो भी रिसर्च में है यही कहना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स सबके साथ होती हैं, अप्स एंड डाउन्स हर समय आते हैं, तो किसी भी चीज में स्टक नहीं होना है, आगे निकलना है। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी, और बुरा हो रहा है तो भी। सर फाइनली थैंक यू सो मच पंकज। और सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि एक पीएचडी की जर्नी कैसे करें, इस पे एक वीडियो मैं और बनाना चाहता हूँ आपके साथ। बट अगर इसमें बनाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अगर जैसे समय ऑफ मिलता है, कोर्स। समय अलाउ करता है, तो मैं आपके साथ फिर से कोलैबोरेट करूंगा कि पीएचडी की जर्नी को कैसे हमें आगे लेके जाना चाहिए। इसके लिए तो व्यूअर्स के लिए भी बताना श्योर, चाहूंगा। बिल्कुल। हाँ, व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज यू कैन मोटिवेट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर। थैंक यू।